अब हम लोग इस चैप्टर के एंड पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसको कवर करेंगे और हम अब समझेंगे कि इस चैप्टर के एंड में, और फिर हम नए चैप्टर की जो बेस होती है वो भी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, और बेस को भी अभी से समझते हुए चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इंडियन इकोनॉमी। नाइनटीन फिफ्टी टू 1990, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और हमने वेरियस क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर की स्टेट से रिलेटेड सब्सिडीज, सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली है। आप वहां पे देख सकते हो। नाउ अब हम लोग जो नया टॉपिक है हमारा, जो इसी चैप्टर से है रिलेटेड, बुक के अकॉर्डिंग तो अलग हो सकता है, पर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग और जो हम रिलेट करके पढ़ते हैं वो एक ही चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखो, जब मैं बुक का नाम लेता हूं तो मैं प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल चैप्टर है, और इसके नीचे अंदर सारी बातें बोली गई हैं। वो तो प्राइवेट बुक्स हैं, चाहे संदीप गब ले लो, और आप वीके होरी ले लो, महेश्वरी की जो बुक आती है, वो जो सारी बुक्स आप लेते हैं उसमें आपको वो डिटेल में समझाने के लिए इन चैप्टर को ब्रेक करके अलग अलग करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, इस हेड के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने अपने जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बनाए हैं। खैर, ये बातें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को देखेंगे हम, कि 1950 से 1990 के बीच में हमारे देश की इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, उनकी स्टेट क्या थी, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 टू 1990 कौन कौन से रिजॉल्व्स लेके आए, रेजोल्यूशंस लेके आए, पॉलिसीज बनाई, क्रिएट करी, और उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, ये सारी बातें हम समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे देश की इंडस्ट्री थी उसके मेन फीचर समझ लेते हैं। मेन फीचर क्या था कि भाई, पहली बात तो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बैकवर्ड, पिछड़ी हुई थी, एंड अंडर डेवलप्ड। अगर थोड़ी बहुत थी भी तो वो अंडर डेवलप्ड थी। नाउ दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज की जो ये ऐसी स्टेट थी वो किस वजह से थी, बिकॉज कॉलोनियल रूल या गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। सिस्टमेटिक वे में उन्होंने इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, वही टैक्स एंड टैरिफ्स को इंपोज करके। और दिस रिजल्टेड, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इंडियन इकोनॉमी बिकेम पुअर इकोनॉमी। पुअर कह लो, बैकवर्ड कह लो, स्टैग्नेटेड कह लो, हमारी हमारी जो कंट्री की जो स्टेट थी ना, वो हम पॉवर्टी की तरफ चले गए, मास पॉवर्टी की तरफ चले गए बिकॉज ऑफ दिस। तो रीजन क्या था कि कॉलोनियल रूल की वजह से हमारा जो हैंडक्राफ्ट बिजनेस था, बिफोर कॉलोनियल रूल वी वर प्रॉस्परस कंट्री। दे केम इनटू इंडिया, दे यूज्ड आवर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में लेके आए, इंडियन हैंडक्राफ्ट को उन्होंने बकायदा डिस्ट्रॉय किया विद हायर टैरिफ एंड डिस्करेज किया। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, सब में कवर कर लिया है। अब हम इस पोजीशन से आगे बढ़ रहे हैं कि इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 और 90 के बीच में क्या काम किया, क्या क्या चीजें ले करी उन्होंने, और हमारे इकोनॉमी की स्टेट को सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहां पे ये समझते हैं, आगे ये तो हो गया, आगे देखते हैं। और इसलिए
पब्लिक सेक्टर आगे आया इन इंडियन इंडस्ट्रीज को ठीक करने के लिए। पब्लिक सेक्टर was given a leading role in industrial development of इंडियन इकोनॉमी, या इंडिया भी लिख दो चलेगा, इंडियन इकोनॉमी या इंडिया। अब पब्लिक सेक्टर को ही ये लीडिंग रोल क्यों दिया गया, इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। हमने ये समझ लिया कि हमारा देश बहुत ही पुअर था, उसकी बैकवर्ड इंडस्ट्री पोजीशन थी, इसलिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये जो इंडस्ट्री को डेवलप करने का जो बीड़ा दिया ना हमने, यानी कंधों पे भार हमने जो डाला, कहते हैं ना कंधों पे भार, ये किसके डाला? ये डाला हमने पब्लिक सेक्टर के। तो इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने का भार, बोझा पब्लिक सेक्टर पे हमने इसलिए डाला। पहला रीजन तो इसका ये है कि हमारे देश में पैसा ही नहीं था भाई, है ना। हम तो गरीब हो चुके हैं, और जब गरीब हो चुके हैं तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा ही नहीं बचा काम करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप ही देख लो आपको क्या करना है। तो लैक ऑफ कैपिटल, तो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स जो थे उनके पास कैपिटल नहीं थी, दे लैक कैपिटल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, बिकॉज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पैसे तो आप बाद में कमाओगे, पहले ये बेसिक इंडस्ट्रीज तो सेटअप करो। हमारे देश में बेसिक इंडस्ट्रीज ही नहीं सेटअप हो रखी थी, और इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा। Therefore, public sector means government took responsibility for developing industry in the economy. Okay? तो इसको अगर वन लाइन में हमें समझना हो तो वन लाइन में समझ लेते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप बहुत होशियार हो, खुद लिख सकते हो, और खुद नहीं लिख सकते डोंट वरी, मेरे नोट्स हैं वहां से आराम से देख के लिख सकते हो। तो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा है जो पब्लिक सेक्टर की नीड थी, और वो था लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव जो होता है, मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर या सेक्टर क्या होता है भाई? हाँ भाई बच्चे, क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। गुड। तो हमारा जो लैक ऑफ इंसेंटिव है, यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है। और इंडिया एज अ इकोनॉमी रिलेटिवली बहुत ही पुअर इकोनॉमी थी, पुअर कंट्री थी। तो इंडिया में उनको फायदा ही नजर नहीं आ रहा है, उनको अपने प्रोडक्ट की डिमांड ही नजर नहीं आ रही है। तो दे डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ पुअर इंडिया। रिलेटिवली इंडियन इकोनॉमी जब इतनी पुअर थी तो उनको ये पता था कि अगर मेजर प्रोजेक्ट्स में जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है इसकी रिटर्न ही नहीं आएगी। देयरफॉर दे फेल्ट डिस्करेज्ड to invest in major projects in India, even though they had sufficient capital to invest. उनके पास अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ओके, तो इस बात को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहां पे। तो हम लिख रहे हैं दी इंडियन market was comparatively
पर आज की डेट में हमारी इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली अब स्मॉल नहीं रह गई है। हर बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती हैं। हमारे देश की सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। इसका भी हम पढ़ेंगे, इसकी भी प्रॉपर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ज्यादा दूर नहीं है वो भी, वो दिन भी दूर नहीं है, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंपैरेटिवली स्मॉल which discourage Indian industrialist to invest in major projects। बस इतना ही लिखो समझने के लिए, क्लास में हम नहीं समझते, बाकी रीडिंग के लिए नोट्स है, वहां से कवर करना सारा। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने आप को प्रमोट किया और आगे बढ़े वो, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया। थर्ड पॉइंट हम यहां पे समझते हैं क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑन सोशलिस्ट बेस। देखो सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो इंडियन प्लानर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट थी, वो यूएसएसआर की सक्सेसफुलनेस से मोटिवेटेड थे, इन्फ्लुएंस थे। वहां पे क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इनिशियली हमारी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी अडेप्ट हुई, बाद में जब हम फेल हो गए तो हमने मिक्स इकोनॉमी को अडेप्ट कर लिया। बहुत जल्दी हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी को अडेप्ट कर लिया था, हमें बहुत जल्दी अपने फेलियर समझ में आ गए थे, दिख गए थे। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑन सोशलिस्ट बेस। इंडियन प्लानर्स इनिशियली चाहते थे कि हम हमारे जो इंडिया का जो डेवलपमेंट हो वो सोशली बेस के थ्रू हो, यानी कि इंडिया एज अ प्लानर सोशल वेलफेयर की तरफ उनका ज्यादा मेन फोकस था, और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने डेवलपमेंट भी शुरू करी। सो यहां पे हम लिख सकते हैं इंडियन प्लानर्स वांटेड टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी ऑन अ सोशलिस्ट बेस। जिनको सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, भाई प्रीवियस क्लासेस रिवाइज कर लो मेरी, वहां से समझ आ जाएगा। फोकस्ड ऑन गवर्नमेंट फंडेड मेजर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, क्लियर हो रही है बात? यस सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इसी से हमारा लिंक होता है, पॉइंट नंबर 3 से ही लिंक होता है। जब चीजें हम लिंक करके समझते हैं तो बहुत आसानी से क्लियर होती हैं, और वो है हमारी सोशल वेलफेयर। आई थिंक मुझे तो यहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। इंडियन प्लानर्स और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहते थे कि हमारे बैकवर्ड और ज्यादातर जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी, उनके ऊपर भी फोकस किया जाए और एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की तरफ बढ़ा जाए। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी, और इसीलिए पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ के काम करना था। तो हम यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में लिख लेते हैं कि पब्लिक, देखो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो कभी भी बैकवर्ड सेक्टर के बारे में तो सोचेगा नहीं कि भाई सोसाइटी का सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा नहीं। वो कौन सोचेगा? पब्लिक सेक्टर ही सोचेगा, गवर्नमेंट ही सोचेगी। आज की डेट में भी गवर्नमेंट ही जो काम कर रही है, मतलब कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन गरीबों के लिए कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट काम कर रही है, हम कह सकते हैं। तो देखो स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, और जो चीजें हैं गवर्नमेंट फ्री रेट पे प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट देखो वैक्सीन सबको फ्री में दे रही है, क्योंकि कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ लोग नहीं खरीद सकते। हमारे देश की जो मेजर पॉपुलेशन है वो वैक्सीन नहीं खरीद सकती। अगर हम वैक्सीन 250 रुपए की भी बेचेंगे ना, सस्ती से सस्ती 250 रुपए की भी वैक्सीन अगर बेचेंगे, तो भी हमारे देश में मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो वैक्सीन नहीं खरीद सकती 250 रुपए दे के भी।
इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम फ्री में देंगे। तो ऐसी जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ केयर इश्यूज हुए और इंडस्ट्रियल ये बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट फ्री में देती है या बहुत ही कंसेशनल रेट में देती है। और इसके पीछे मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे नुकसान उठा के लोगों की भलाई, सोशल वेलफेयर कर रही है। पर प्राइवेट सेक्टर कभी ऐसा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। वो तो कहेगा मुझे पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। तो बच्चे ये बात समझ लो, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ता है। तो इस बात को लिख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर विच could bring the balanced regional growth with establishment of government units in the backward areas। और इसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों की इनकम को बढ़ाना और उनके बीच में इनकम इक्वालिटी को प्रमोट करना। बस इससे सोशल वेलफेयर अपने आप हो जाएगा। ये हमारे, हमने क्या टॉपिक कवर कर लिया? हमने टॉपिक कवर कर लिया कि व्हाई पब्लिक सेक्टर वाज नीडेड टू लीड द इंडियन इंडस्ट्री। अब हम इंडियन इंडस्ट्री में चेंजेस को पढ़ेंगे और वो चेंजेस सबसे पहले कैसे आए? वो आए थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन, जिसको आप बोलते हो IPR 1956। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज क्रिएट करी जिसको हमने बोला इंडियन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 में ये इंफेसिस हुआ। और इसके इसका जो मेन फोकस था, इसका जो मेन फोकस था, मेन एम्फोसिस मेन जो फोकस था वो क्या था? पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन पे था। और पब्लिक सेक्टर आगे बढ़कर हैवी इंडस्ट्रीज, मशीन इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंट्रोल रखे, कंट्रोल ऑफ ऑन दी ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल में रखते हुए वो एक कॉपरेटिव सेक्टर को या सोसाइटी सेक्टर का वो जनरेशन करे। यानी मेन पब्लिक सेक्टर हेड रहता, या समझ लो कहते हैं ना बॉस होता है, बॉस ऑफिस में होते हैं, उसके नीचे काम करते हैं बॉस में, तो बॉस सबको कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो पब्लिक सेक्टर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था और इसी के अंदर IPR रेजोल्यूशन के अंदर ये बातें आपको पढ़ोगे समझ में भी आएंगी। तो मेन जो फोकस था पब्लिक सेक्टर के ऊपर था और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम स्पेस दिया गया था काम करने के लिए। अभी आपको समझ में आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं कि मेन इंफेसिस किस पे था? मेन इंफेसिस आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पहला ये हो गया। दूसरा क्या था? डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज।
कि बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंग्स, और इनको बनाया जा सके, तैयार किया जा सके, इस पे मेन फोकस था गवर्नमेंट का। तीसरा, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड establishing the cooperative sector, कोऑपरेटिव, कि मिल बांट के काम कर ले भाई, कोऑपरेटिव सेक्टर। ये मेन 3 फोकस थे इंडियन इंडस्ट्रीज के। तो हम अपने आईपीआर 1956 को ना मेजर 3 बातों से क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 3 बातें हम कैसे क्लासिफाई 3 कैटेगरी में बांट सकते थे। आईपीआर 1956 ने इंडियन इंडस्ट्री को मेजर 3 कैटेगरीज में बांटा, और वो 3 इंडस्ट्रीज कैसे थी, कैटेगरीज क्या थी। आईपीआर 1956 ने क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। कुछ लोग कैटेगरीज बोलते हैं, बोले तो भाई हमारी जो प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे बोलेंगे, राइट। मेजर 3 कैटेगरी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी बांट दी हमने। अब इन तीनों कैटेगरी में क्या हुआ, 17 इंडस्ट्री ऐसी थी, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो एक्सक्लूसिव थी, एक्सक्लूसिव थी टू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि यहां तो कोई और आके, प्राइवेट सेक्टर आके बिजनेस सेटअप ही नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव है जी। इनके अलावा, यानी पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई और इन इंडस्ट्रीज में तो काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। सेकंड कैटेगरी में 12 इंडस्ट्री थी, 12 इंडस्ट्रीज विच वर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अब कैटेगरी 3 में कहते हैं ना, वो हिंदी में कहावत है, बचा कुचा दे दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई देखो ऐसा है, जो कैटेगरी 1 में मिल ले लिया हमने, पब्लिक सेक्टर ने पूरा एक्सक्लूसिव कर लिया, उसमें तो आप आ नहीं सकते। 12 इंडस्ट्रीज प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, चलो ये भी चली गई हाथ से। तो जो बचा कुचा बचा ना आपके पास, वो आप यहां पे ले लो प्राइवेट सेक्टर को। तो यानी क्या बोला कि इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ना ही नॉट इंक्लूडेड, ऐसी इंडस्ट्री जो ना कैटेगरी 1 में आती हो ना कैटेगरी 2 में आती हो, वो दे दी प्राइवेट सेक्टर को, जाओ भाई कर लो काम। और रिलेटिवली ये बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। तो इंडस्ट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 are given the प्राइवेट सेक्टर। चलो भाई ये हमने समझ लिया, आगे देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और क्या चीजें हो रखी थी। जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा, बच्चे ध्यान सुनो,
जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड था बाय आईपीआर 1956। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर जो था प्रॉपरली रेगुलेटेड था, प्रॉपरली कह लो या हाईली रेगुलेटेड था अंडर आईपीआर 1956। प्राइवेट सेक्टर को अकॉर्डिंग टू या एज पर आईपीआर 1956 ये कहा गया कि आप बैकवर्ड रीजन में जाके अगर इंडस्ट्री लगाते हो, बैकवर्ड एरिया हमारा यानी जो पिछड़ा हुआ इकोनॉमिकल, जो पिछड़े हुए इलाके हैं हमारे, और हमारे देश में इकोनॉमिकल पिछड़े हुए क्या है, ज्यादातर हमारे विलेजेस, गांव, रूरल एरिया। तो ये कहा इंडस्ट्रीज को कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाके, बैकवर्ड रीजन में जाके इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको हम कंसेशन देंगे, इजियर लाइसेंसिंग पॉलिसी आपको आपके लिए फॉलो करेंगे, कंसेशन देंगे, टैक्स में यानी टैक्स में छूट देना, यानी हम आपसे कम टैक्स लेंगे। भाई गवर्नमेंट का काम क्या है, जहां गवर्नमेंट क्या करती है, जहां दिख जाओ टैक्स लेती रहती है आपसे, हर बात पे आपसे टैक्स मांगेगी, भाई टैक्स दे दो। चाहे आप रोटी खाओगे उस पर टैक्स दो, आप मूवी देखने गए आप उस पर टैक्स दे दो, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो आप उस पर टैक्स दे दो। गवर्नमेंट का बस चले हर जगह टैक्स ले ले, राइट। तो सेम वही चीज है कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाओ, गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि जाओ भाई बैकवर्ड एरिया में, वहां जाके इंडस्ट्री सेटअप करो, इंडस्ट्री सेटअप करो। तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट कहती है क्या बेनिफिट देंगे, पहले तो कहेंगे हम टैक्स में ना कम टैक्स लेंगे आपसे, टैक्स में छूट दे देंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज हैं, हम लाइसेंसिंग पॉलिसीज को इजियर लाइसेंसिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे आपके लिए। अदरवाइज अगर आप अर्बन एरिया में यानी बैकवर्ड एरिया को छोड़ के आप अर्बन एरिया में सेटअप करते हो बिजनेस, तो हम आपके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगाएंगे, और दूसरा जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज है वो भी हम बहुत कड़क, एकदम कहते हैं ना कड़क, बिल्कुल कड़क रखेंगे आपके ऊपर, पूरा कंट्रोल रखेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से हमने मोटिवेट किया कि आप जाओ बैकवर्ड एरिया में जाके बिजनेस को सेटअप करो, जिससे हम इनइक्वालिटी को, हम कौन, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन प्लानर्स या इंडियन गवर्नमेंट, इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। ठीक है, इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कर सकें। मोटिव क्या था यहां पे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि हम अगर गांव में जाके इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो भाई पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हमने प्रमोट किया कि आप बैकवर्ड एरिया में जाओ, बिजनेस लगाओ, और हम आपको ये फायदे देने वाले हैं। अब ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये समझ में आ गया प्राइवेट सेक्टर का फंडा, इसकी पूरी डिटेल मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है, वहां से रीड कर लेना। यही बातें जो हमने बोली आपस में, हम लोगों ने आपस में सुनी समझी, यही बातें वहां पे थ्योरिकल फॉर्म में लिखी हुई है। अच्छा, एक बात और इसी में ऐड कर लेते हैं, एक बात और ऐड कर लेते हैं, और वो ये कि सर आपने ये तो बता दिया कि बैकवर्ड एरिया में अगर गए तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर वो बैकवर्ड एरिया में नहीं गए तो अर्बन एरियाज में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो क्या, तो पहला तो ये कि उनके ऊपर बहुत ही हाई, यानी एक तो हाई रेट से टैक्स लगेगा, दूसरा हैवी लाइसेंसिंग फीस को उनको, सॉरी हैवी लाइसेंसिंग पॉलिसी से गुजरना पड़ेगा। इनफैक्ट इतनी हैवी लाइसेंसिंग पॉलिसी से गुजरना पड़ेगा कि अगर वो अर्बन एरिया या अर्बन रीजन में बिजनेस सेटअप करते हैं तो उनको हर एक बिजनेस के लिए लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा।
even if already existing इन इंडियन इकोनॉमी, अगर वो इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी हैं तो भी उनको इंडिया में एक और यूनिट बनाने के लिए, है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, इवन इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी इट मेड मैंडेटरी। अब इट कौन है यहां पे, इंडियन गवर्नमेंट कह लो यहां पे, अब है ना, मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए, या फर्म्स कह लो या कंपनीज कह लो, ये मैंडेट कर दिया गया कि अगर आप ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में हो, पहले तो देखो सीधी सी बात है, इंडियन इकोनॉमी में आने के लिए ही आपको लाइसेंस वगैरह की लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन कंट्री में ऑलरेडी बिजनेस सेटअप कर रखा है, बिजनेस कर रहे हो, एक और यूनिट लगाना चाहते हो, सपोज अभी आप दिल्ली में हो, आपकी एक यूनिट है, आपने एक और यूनिट लगाना चाहते हो, आप एक और करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आईपीआर 1956 में ये प्रोविजंस थे, और इन प्रोविजंस के थ्रू वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करता था पूरा। कौन? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्लानर्स। ठीक, तो अब हम इन सब बातों को ना कंक्लूड करते हैं, एक लाइन में कंक्लूड करते हैं। तो आईपीआर 1956 में हम ये कह सकते हैं, इन दिस वे the private sector was regulated to reduce regional inequality। तो अर्बन और रूरल एरिया में जो इनइक्वालिटी थी, रिच एंड पुअर का जो गैप था, उसको दूर करने के लिए, तो रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी एंड प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेन मोटिव जो था या ऑब्जेक्टिव था, हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखे और प्राइवेट सेक्टर को कुछ इस तरह से मोटिवेट करे या प्रमोट करे कि वो रीजनल एरिया में जाके बिजनेस को सेटअप करे, सो दैट वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, ये दूर हो सके, रीजनल इनकम इनइक्वालिटी जो है ये दूर हो सके। ये सारा मोटिव आईपीआर के अंदर था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जब देखेंगे वो ये देखेंगे, यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं आज। हम ये कहते हैं, देखो आपको पता ही है, अक्सर लोग सुनते, आपने सुना भी है कि जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट नौकरियां जो कर रहे हैं जो लोग हैं, वो लेजी होते हैं, काम नहीं करते, ऑफिस में जाते हैं, आप जाते हो अपने कागज लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, सर कर दो, वो बैठे रहते हैं। वाई? बिकॉज जॉब सिक्योरिटी है वहां पे। तो ये इश्यू तब भी थे और वो आज भी चलते हुए आ रहे हैं कि ऑल्दो पब्लिक सेक्टर ने सारा काम अपने हाथ में लिया, और इस वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, या कह लो कि जो पब्लिक सेक्टर था, इनको बहुत, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी, इनको बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, और इकोनॉमिक के, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इसके रिसोर्सेज बहुत वेस्ट भी हुए। लेकिन फिर भी इनकी जरूरत हमारे देश में थी,
और ये एक एक्सटेंट तक या अभी भी हमारे देश में इनकी यूजफुलनेस है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर कामचोर है जी, काम ही करते हैं, हम लिठल्ले हैं एकदम, नहीं करते काम। लेकिन ये कहने के बाद भी हमें इनकी जरूरत है यूजफुलनेस इस कंट्री में, इस जो इंडिया हमारी जो कंट्री है, ऐसी कंट्री में पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजफुलनेस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बेटा।